तो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से उत्तराखंड में फेल हो चुका है। जो पुलिस है, जो काम पुलिस को करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सहसपुर में एक घटना होती है दो पक्षों के बीच पानी के विवाद को लेकर, और वो होते होते हिंदू मुस्लिम का दंगा बन जाता है। केतनलाल वाले मामले में कि जाति व्यवस्था तो आज भी है, अगर समान नागरिक संहिता है और सब समान है तो वहाँ पर जो है जातिगत आधार पर हत्या क्यों? हिंदुत्व जो है वो बीजेपी का एजेंडा है। इसमें भी है कि आपने भू कानून तो लागू कर दिया, लेकिन जो ग्रामीण एरिया था आप उसको धीरे धीरे नगर निगम का एरिया करते जा रहे। तो नगर निगम में तो छूट है कि बाहरी व्यक्ति भी आएगा तो कितनी भी ज़मीन ले लेगा। मुझे कहा गया कि पहाड़ी कुटिया, इस तरह के मेरे लिए शब्द यूज़ किए गए, और कई लोगों को भी उसने कई बार ये कहा कि भाई वो तो पहाड़ की है, तुम प्लेन के हो, तुम मेरा साथ दो। नमस्कार, पहाड़नामा के इस एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अनुराधा मेंदोला। आपका हार्दिक स्वागत है अनुराधा जी हमारे इस शो में। धन्यवाद। और हम आज बातचीत करते हैं आपके साथ कि वर्तमान में जो कानून की स्थिति उत्तराखंड में दिख रही है, किस ओर जाता हुआ दिख रहा है उत्तराखंड? अगर हम उत्तराखंड में कानून की स्थिति के बारे में देखें तो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से उत्तराखंड में फेल हो चुका है। जो पुलिस है, जो काम पुलिस को करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो पीड़ित लोग हैं वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं आने वाले समय में और इस समय भी, वर्तमान में भी, कि लोगों का अपराध को लेकर जो नज़रिया है वो सेलेक्टिव हो चुका है, कि वो एक सेलेक्टिव मुद्दे पर उनको लगता है अपराध हुआ है और हमें आवाज़ उठानी चाहिए। सेलेक्टिव को थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से लगता है सर? सेलेक्टिव मुद्दों पे जैसे आपने अभी देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड में दो जगह पर हत्या हुई। एक तो आपने टिहरी जिले में केतनलाल की हत्या हुई, वहाँ पर उसको बहुत बेरहमी से मारा गया था, दलित जाति का था। तो वहाँ पर पुलिस की जो एक कार्रवाई हुई और पुलिस ने कार्रवाई करी और उसको एकदम से वो हुआ, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमने कुछ और नहीं देखा। वहीं हमने ये देखा कि सहसपुर में एक घटना होती है दो पक्षों के बीच पानी के विवाद को लेकर, और वो होते होते हिंदू मुस्लिम का दंगा बन जाता है। और उसके बाद उसमें कुछ जो है संगठन के लोग आते हैं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, और वहाँ पे इस तरह से होता है कि एक मॉब लिंचिंग वाला माहौल होता है, प्रशासन आता है और बुलडोज़र भी चल जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो जहाँ पे अपराधी है उसके लिए कानून की प्रक्रिया तो अपनाई जा रही है, लेकिन प्रशासन बुलडोज़र लेकर भी चला जा रहा है। लेकिन जब हम टिहरी गढ़वाल के मामले में देखते हैं तो उसको जो है इतना संवेदनशीलता से नहीं लिया जाता है। बहुत ही असंवेदनशील रवैया हम देख रहे हैं कि एकदम से निकल कर आ रहा है। लोग मर्डर करने वाले को जस्टिफाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक नजरिए से कानून की व्याख्या की जा रही है और धार्मिक आधार पर ही अपराध के गुण और दोष निर्धारित हो रहे हैं। जी, इस पे मेरे को जो मुझे लगता है, मैंने देखा है कि इस समय उत्तराखंड में दो तरह के कानून चल रहे हैं। एक तो जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है कि समानता का अधिकार, जिसमें कहा गया है कि कानून की दृष्टि में सारे लोग समान होंगे, सबको जो अपराधी है सबको समान सज़ा दी जाएगी, समान प्रक्रिया दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और हमारे यहाँ कानून चल रहा है जो एक कहते हैं कि हिंदुत्व वाली बात आ रही है, कि हिंदुत्व में कि हर जगह सबको लग रहा है कि हिंदू खतरे में है, कि यहाँ पे मुस्लिम है खास करके, तो मुस्लिम है, या फिर हमने अभी ये देखा कि जो सिख हैं, जो नॉन हिंदू लोग हैं, जब वो अगर अपराध में लिप्त होते हैं तो एक पूरा झुंड बन जाता है, एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ तंत्र न्याय करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम क्षेत्रवाद भी देख रहे हैं कि क्षेत्रवाद के आधार पर भी लोग बात कर रहे हैं, जबकि अपराध को अपराधी की तरह से देखना चाहिए, क्योंकि संविधान ये कह रहा है कानून की नज़र में सब समान है। तो अगर एक ने अपराध किया है तो दूसरे ने भी अपराध किया, तो अपराध को अपराधी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भीड़ जो है न्याय कर रही है, और वो सिर्फ सेलेक्टिव मुद्दों पर जो है आती है और उग्र प्रदर्शन होते हैं। क्या वजह है इसकी कि भीड़ खुद न्याय करने लगी है? क्या इसके पीछे जो फेसबुक पर रील बनाने की टेंडेंसी है उसे माना जा सकता है, या
कुछ राजनीतिक गतिविधियां इस बीच में ऐसे पड़ी हैं जिसने कि पहाड़ी समुदाय को आक्रोशित किया है, पहाड़ी वर्सेस मैदानी, या पहाड़ी वर्सेस सरदार, या पहाड़ी वर्सेस देसी, या हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इस तरीके की तमाम घटनाएं लगातार देखने को आ रही हैं। इसमें सिर्फ हम एक ही एंगल से देखें तो वो हम इसको पूरा समझ नहीं पाएंगे, हमें इसको हर एंगल से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि अगर हम देखा जाए जो हमारा पुलिस प्रशासन है, तो पुलिस जो है पहला न्याय किसी भी पीड़ित के साथ पुलिस की तरफ से होता है। जो वो पुलिस के पास उम्मीद लेकर जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन हम इस समय देख रहे हैं कि वर्तमान में पुलिस जो है पीड़ितों के साथ वो जो सामंजस्य एक बॉन्ड बनाना चाहिए, एक वो मित्र पुलिस वाला, वो नहीं बन रहा है। जो आम आदमी है, आप उससे अगर किसी से भी पूछेंगे, अगर उसके साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो वो पहले थाने जाने से पहले वो ये सोचता है कि मेरे को किसी नेता से मैं बात कर लूँ, नेता के सोर्स से जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर आप एप्लीकेशंस की भी बात करें, बीएनएस लागू है, सब कुछ है, 15 दिन में जाँच की भी बात की जाती है, लेकिन एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं और वो पेंडेंसी है, वो महीनों महीनों तक है, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस कर ही नहीं रही है। पीड़ित जाता है थाने में तो वहाँ पे भी वो नहीं होता है। मैं एक प्रकरण हुआ था कोतवाली का ही, महिला थी, सिख थी, उसके साथ उसके ससुराल वालों ने मारपीट, ये देहरादून का प्रकरण, देहरादून का ही प्रकरण है। उसके साथ रेप अटेम्प्ट करने की देवरों ने भी कोशिश की, वो लक्ष्मण चौकी में भी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वो मेरे पास आई, मैं डीएम सबीन बंसल सर थे, मैं उनको पास जब लेकर गई, उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने ऑर्डर दिए, तब जाकर एफआईआर हुई। लेकिन उस एफआईआर में आज तक भी 164 के जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, आईओ ने नहीं कराए। और पीड़िता का ये भी कहना था कि मुझ पे ही दबाव बनाया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का। अब दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर, हम ये भी देख रहे हैं कि इस समय जो है वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, इसमें एकदम से जो बोला गया है कि हिंदू खतरे में हैं, मुसलमानों से खतरा है, तो वो इतने सालों से आप सुनते हुए आ रहे हैं, रील्स के माध्यम से, डिबेट्स में भी हर जगह नफरत ही बोई जा रही है। संविधान की कोई बात नहीं करता है, संविधान क्या कह रहा है इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि हाँ, हमें हिंदुत्व की विचारधारा को लाना है। अब दिक्कत ये कि लोग हिंदू और हिंदुत्व में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम हिंदू की बात करें, हिंदू एक धर्म है, एक जरिया है जिसको एक लोग मानते हैं, लेकिन हिंदुत्व जो है वो बीजेपी का एजेंडा है। तो इस चीज़ में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जो क्षेत्रवाद वाली बात है, कि हम ये भी देख रहे हैं कि इस समय जैसे अंकिता भंडारी का जो हमने प्रकरण देखा, वो पहाड़ की बेटी थी, उसके लिए कई लोग न्याय के लिए एकदम से लोग आ गए और न्याय की भी बात हुई, सड़कों पर भी लोग रहे, अच्छी बात है। लेकिन कितनी ही बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। मैंने अभी आपको एक किस्सा बताया कि लक्ष्मण चौकी पे उस महिला का, लेकिन वो महिला पंजाबी थी, वो पहाड़ की नहीं थी, तो उसके लिए मुझे कोई भी कहीं खड़ा हुआ नहीं दिखा। अगर डीएम साहब उसमें हस्तक्षेप नहीं करते तो एफआईआर भी उस मामले में नहीं होती। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ राजनीतिक वजहों से हिंदुत्व की बात की जा रही है, या पहाड़ी वर्सेस मैदानी का एक माहौल बनाया जा रहा है? बिल्कुल, एक ये सारी चीज़ें हैं, ये राजनीतिक ही तरीके हैं। अब आप ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, पहाड़, हम ये मानते हैं कि किसी भी राज्य में जो उसके मूल निवासी हैं, तो उसके संसाधनों पर पहला हक मूल निवासियों का होना चाहिए। इस बात के लिए हम एग्री हैं। लेकिन ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम अगर इतना एग्रेसिव होकर बाहर के लोगों का विरोध करते हैं, हमारे उत्तराखंड के कितने ही सारे लोग बाहर काम करते हैं, तो हमें ये भी तो देखना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे अगर बाहर के लोगों का विरोध करेंगे, वहाँ पर उनके लिए भी तो सुरक्षा का खतरा है। हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि कहीं अपराध हो रहा है तो उसको अपराध की तरीके से ही देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हम। लेकिन ये है कि जनता का विश्वास अब कानून व्यवस्था पर नहीं रह गया है कई जगह पे, तो वो सोचती है कि पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस तो बाद में इनको छोड़ देगी, तो हम पहले ही न्याय कर देते हैं। तो क्या वजह है कि जनता का विश्वास कानून व्यवस्था से उठा है? इसका सीधा सीधी वजह यह है कि पुलिस जो है पुलिसिंग नहीं कर रही है, पुलिस का जो काम है वो नहीं किया जा रहा है। और इसमें हम सीधे सीधे पूरा पुलिस को भी नहीं दोष दे सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस अपना काम करना भी चाहे तो ये हर कोई जानता है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं से आता है। क्योंकि सामने वाला अगर जो है मजबूत है और उसकी गलती भी है, लेकिन वो अगर किसी रसूखदार नेता से या
पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो फ़ोन वहाँ से उसके लिए आता है और कहा जाता है कि हमारा आदमी है, तो पुलिस के भी कहीं ना कहीं हाथ बंध जाते हैं। मैं आपको ये लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो पुलिसिया कार्रवाई में है वो कहीं ना कहीं बाधक है आम आदमी को न्याय दिलाने में? बिल्कुल। और न्याय प्रक्रिया की जो लेट लतीफ़ी है, जो न्यायालयों में तारीख पर तारीख वाला जो है, उसको आप दोषी नहीं मानती? देखिए, तारीख जो न्यायिक प्रक्रिया है वो, उसमें मैंने आपको शुरू में ही कहा कि पहले, इसीलिए मैंने कहा था कि मेरी नज़र में पहला न्याय पुलिस करती है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में कहा था कि अगर पुलिस अपना काम करे तो लोगों को सही से काम करे तो लोगों को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बारी क्या होता है कि जो सामान्य अपराध होते हैं, अगर कई बारी लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई पीड़ित पक्ष अपनी कंप्लेन लिखाने के लिए जा रहा है, उसमें अपराध हो रहा है, अगर जांच करने के बाद पुलिस सीधे मुकदमा दर्ज कर दे तो उसको न्यायालय जाना ही नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए पहले उसमें अब प्रक्रिया ये हो गई है कि वो पहले थाने जाएगा, फिर उसके बाद वो एसएसपी से कंप्लेन करेगा, उसके बाद न्यायालय में जो है कंप्लेन डालेगा, जो 156(3) CRPC होती थी उसके अंतर्गत कंप्लेंट डालेगा, उसके बाद फिर नोटिस इशू होंगे, क्योंकि जो एक न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया न्यायालय को फॉलो ही करनी है। अच्छा, जो ये इस तरीके के प्रकरण अभी सामने आ रहे हैं कि जैसे अभी हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड के पहाड़ में पर्यटन के नाम पर बाहर के लोग लगातार आते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और उसके बाद उपद्रव मचाते हुए चल देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्थानीय वासियों को दिक्कत होती है। तो इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है कानून के दायरे में रहकर? कानून के दायरे में रहकर इसका एक समाधान ये भी हो सकता है कि जो है पुलिस पुलिस को अपने स्तर पे स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ऐसी कमेटियां बनाए कि जो इसको वॉच आउट करे, जहां पर लगता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर हुड़दंग मचा रहा है या कानून के खिलाफ काम कर रहा है, वो लोग उसको वॉच करे, उसको देखे, पुलिस को सूचित करे, पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई कर दे। तो जब तक पुलिस जो है जो लोकल लोग हैं उनको स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं तय करेगी अपने साथ, तब तक इस समस्या पे समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का हम ये देख रहे हैं कि स्टाफ की भी कई बारी कमी है, फिर कई बारी कहीं पुलिस को वीआईपी ड्यूटी जाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है स्थानीय लोगों को उसमें शामिल करें। तो आप अगर स्थानीय लोगों की एक कमेटी बना देते हैं जगह जगह मोहल्लों में और आप उनको जिम्मेदारी दे देते हैं, तो अगर कहीं पर क्राइम हो भी रहा है तो वो सूचित करेगी पुलिस को। तो बहुत, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि अगर इस प्रकार की कमेटियां बन गई तो कमेटी वाइज अलग अलग जगह गुंडा टैक्स वसूलना शुरू हो जाए। तो गुंडा टैक्स अगर वसूलना शुरू होगा तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, उसमें बताया जा सकता है, और उसमें एक शिकायत सेल भी शुरू कर सकती है पुलिस कि अगर कोई इस तरह से वो करता है, और उसमें पहले ही गाइडलाइन जारी कर दे कि जो ये लोग हैं ये सिर्फ इसलिए हमने अपॉइंट किए हैं कि अगर कहीं पे कानून व्यवस्था बिगड़ती दिखे तो ये पुलिस को सूचित करे। कई मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि व्यक्तिगत कारणों से हुए झगड़े, उनको क्षेत्रवाद का रूप दिया जाता है या धार्मिक प्रारूप दिया जाता है, जैसा कि विकास नगर की घटनाक्रम में हुआ, और गढ़वाल तीर्थ यात्रा क्षेत्र में तो ऐसा अक्सर देखा जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थ यात्राएं यहाँ आज से नहीं हो रही है, बिल्कुल बहुत पहले से हो रही हैं। जब प्राचीन काल से ही विवरण मिल रहा है कि आते हैं, हेमकुंड साहिब भी लोग जाते हैं, लेकिन पहले नशा नहीं होता था। इस समय जो है नशाखोरी अपने चरम पर है। आप हर गली मोहल्ले में, आपको स्कूल मिले ना मिले, आपको हॉस्पिटल ना मिले, लेकिन आपको नशा के कारोबारी ज़रूर मिल जाते हैं, और नशा जो है एकदम से हो रहा है। नशा एक कारण है, दूसरी चीज़ ये कि रोज़गार नहीं है, हमारा युवा बेरोज़गार है। हमने वैसे उत्तराखंड जब बना था तो उत्तराखंड इसलिए बना था कि कहते थे कि यहाँ की पानी और जवानी पहाड़ में नहीं टिकती है, वो बाहर चली जाती है, तो उत्तराखंड बनेगा तो यहाँ पे रोज़गार होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, विकास होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके अब तक बच्चों के पास रोज़गार नहीं है। हम अगर नीट के भी एग्ज़ाम देख रहे हैं तो वो दे रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चा फ्रस्ट्रेट है, पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, जहाँ बच्चे ने 12th किया उसके बाद कुछ कर रहा है, लेकिन रोज़गार के नाम पे आप क्या दे रहे हैं बच्चों को? कुछ नहीं। खाली समय में वो रील देख रहा है,
वो सोशल मीडिया में देख रहा है कि कहीं से भड़काऊ भाषण आ रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से है, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिमाग में है, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उसको लगता है तो वो उसमें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो गई। जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो खाली बैठे रहेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर है और इस तरह की घटनाएं होंगी। आपको ये लगता है कि रोजगार के संसाधनों के अभाव में युवा वर्ग का गलत उपयोग किया जा रहा है और उनको गलत दिशा दी जा रही है, और इस तरीके के भड़कावी मुद्दे तभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि युवा में जोश बहुत ज़्यादा होता है और एक युवा को भड़काना भी बहुत आसान होता है, और धर्म इतना संवेदनशील मुद्दा है कि आप धार्मिक भावनाएं लोगों की बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोगों को, हमारे यहाँ धर्म को तो बताया जाता है धार्मिक शिक्षा, लेकिन संविधान की जो शिक्षा है कि संवैधानिक कर्तव्य क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, उसके बारे में बताया ही नहीं जाता है। और नतीजा यही होता है कि संविधान, हम कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। संविधान तो कहता है कि समानता का अधिकार है कि भारत में, कि जो भारत का नागरिक है वो किसी भी कोने में जाकर अपना रोजगार कर सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है कि भाई यहाँ से देसियों को भगाओ। ये भू कानून कहाँ से है? भू कानून आप लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि अब बात हो रही है भू कानून की। इसमें भी है कि आपने भू कानून तो लागू कर दिया, लेकिन आपने कहा कि वर्ग 1 की 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन जो ग्रामीण एरिया था आप उसको धीरे धीरे नगर निगम का एरिया करते जा रहे हैं। तो नगर निगम में तो छूट है कि बाहरी व्यक्ति भी आएगा तो कितनी भी ज़मीन ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों से भटकाव हो रहा है। और युवा, मेरे को जो अपना पर्सनल वो लगता है कि स्थानीय जो लोग हैं उनको भटकाया जा रहा है कि जो उत्तराखंड बनाने का जो मूल अवधारणा थी, मूल उद्देश्य था, उससे भटकाने के लिए ये सब चीज़ें वो हो रही है। और उत्तराखंड को एक तरह से प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि देखने के लिए कि हाँ, इस चीज़ का क्या रिजल्ट निकलता है, इस चीज़ का क्या रिजल्ट निकलता है। क्या थी आपके नज़रिए से उत्तराखंड राज्य बनाने की मूल अवधारणा? मूल अवधारणा तो यही थी कि हम छोटे थे तो हम यही सुनते थे कि उत्तराखंड बनेगा तो पलायन रुकेगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, शिक्षा मिलेगी, यही मुद्दे थे। लेकिन आज ना स्वास्थ्य हमारे पास, ना शिक्षा है और ना रोज़गार है। जो आपने अभी जिक्र किया देसी और पहाड़ी का, क्या कभी आप उसका शिकार हुई हैं, देसीवाद और पहाड़ीवाद का? देखिए, जब मैंने एक चीज़ देखा है कि जो ये क्षेत्रवाद है, ये एक तरह से जो किसी को अगर हाईलाइट होना है या अपनी गलतियां छुपानी हैं, उसका नज़रिया है। मेरा एक अपना पर्सनल वो था कि मेरा संपत्ति विवाद है एक पत्रकार के साथ, वो शामली का रहने वाला है मूल। जब मैंने कानूनी कार्रवाई करी, मैं लीगल तरीके से चल रही थी, तो कई बार ये सुना गया कि हाँ, ये तो मुझे कहा गया कि पहाड़ी कुतिया, इस तरह के मेरे लिए शब्द यूज़ किए गए। और कई लोगों को भी उसने कई बार ये कहा कि भाई वो तो पहाड़ की है, तुम प्लेन के हो, तुम मेरा साथ दो। ये मेरे सुनने में आया। आपको ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार के देसी पहाड़ी प्रकरण को हवा देता है? बिल्कुल, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है। लेकिन अगर हम पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में देखें, जहाँ की लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं या पीड़ित दिख रहे हैं मैदानी क्षेत्र से आकर अभद्रता करने वाले लोगों के साथ, या उन लोगों के खिलाफ भी जो कि पहाड़ों में संपत्तियां कब्जा के अवैध रिजॉर्ट बना के और वहाँ रातों रात वहाँ के माहौल को, वहाँ की संस्कृति को खत्म कर देना चाहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में देखिए, जब तक हम दूसरे को तब तक नहीं दोष दे सकते जब तक हम खुद अपने लालच से ना निकले। आप और मैं पहाड़ के हैं, लेकिन हम एक तरह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने अपने घर छोड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हमें मालूम है कि हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब हमने पहाड़ छोड़ दिया, लालच में हमारे लोग ही ज़मीन बेच रहे हैं, सब कुछ है। तो और दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे सरकार अगर चाहे, कोई भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहता है, अगर सरकार वहाँ पे रोज़गार के अवसर पैदा करे तो क्यों नहीं वहाँ के लोग काम करेंगे। हमारे पहाड़ में माल्टा होता है, कीनू होता है, नगदी फसलें जो होती है उसकी खेती पे कोई बढ़ावा ही नहीं दिया जा रहा है। जो गांव में आज भी खेती करते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं बंदरों से, सुअरों से, हिरनों से। अगर वो कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि पहाड़ की खेती मेनली बारिश पे डिपेंड करती है, अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाता है
तो वहाँ से एकदम से हो जाता है। सरकार को सब्सिडी नहीं दे रही है, सरकार सब्सिडी दे लोगों को वहाँ पे रोज़गार के लिए या होम स्टे के लिए, कि वहाँ स्थानीय लोगों की ही भागीदारी हो, तो इन समस्याओं से अपने आप ही वो हो जाएगा। लेकिन अगर विधानसभा में पहाड़ की जनता का प्रतिनिधित्व घटेगा तो किस प्रकार पहाड़ की जनता को उसका हक मिल सकता है? बिल्कुल, अगर पहाड़ की जनता का प्रतिनिधित्व घटेगा तो पहाड़ के सवाल कौन उठाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज़ है कि हमने ये भी देखा है कि जो पहाड़ से जो लोग जाते भी हैं चुन करके, वो भी तो हमारे सवाल नहीं उठाते, वो भी जाके अपना फ़ायदा देखते हैं। जनता के मुद्दे तो कोई उठाता ही नहीं है, चाहे वो राजधानी का मुद्दा हो, चाहे आज तक भी 26 साल हो गए अस्थायी राजधानी देहरादून ही बनी हुई है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह पे ठीक लगती है कि पहाड़ से चुने हुए नेता भी पहाड़ का के सवाल से जुड़े, जनता से जुड़े सवालों को नहीं उठाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अभी जो नए मुद्दे आ रहे हैं, जैसे अभी निहंगों का मुद्दा, पिछले वर्ष भी निहंगों का मुद्दा, स्थानीय जनता के साथ उनका टकराव लगातार बढ़ना रहा। इस बार भी निहंगों का और स्थानीय जनता का टकराव हुआ है। तो इस प्रकार के जो टकराव अगर लगातार बढ़ते जाते हैं तो इससे अंततः नुकसान किसको होना? सर देखिए, नुकसान जो है हम लोगों को ही होना है, क्योंकि जो निहंग हैं वो पंजाब से रिलेट करते हैं। आज हमने उससे पहले हमने ये देखा कि जब हरियाणा वाला विवाद हुआ था तो हरियाणा में ये हुआ कि भाई पहाड़ियों तुम्हें यहाँ पे हम देख लेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पे पहाड़ का नंबर UK 07 नंबर देखकर गाड़ी रोकी गई, और पहाड़ का बहुत सारा व्यक्ति पंजाब में है, और क्योंकि जो निहंग है वो उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं जब धार्मिक आस्था है, क्योंकि धर्म जो है अफीम है एक तरह से कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, तो जहाँ धार्मिक भावनाएं आहत होती है, जो पहाड़ का व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा होगा पंजाब में, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से दो चार उसको ही होना है। हम लोग फिर भी सेफ है, हम यहाँ पे हैं, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ बैठा है प्लेन में, उसकी सुरक्षा बहुत ही खतरे में है फिर। नहीं, लेकिन धार्मिक भावनाएं आहत होने का जो मामला है और हथियार लेके चलने का जो मामला है, क्या कानून ये जायज़ रूप से अधिकार देता है तलवारें लेके चलने का निहंगों को? सर अब इस बारे में तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उनके पास एक कृपाण होती है, लेकिन तलवार जो है वो अगर रखनी भी आपको, आप धार्मिक प्रतीक के रूप में रखिए। आप तलवार जो चलाना है वो बिल्कुल भी कानून ये नहीं कहता है कि आप उस तलवार को आप जो है कानून के खिलाफ जाकर और आप उससे लड़ने लग जाए। क्या लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है हिंदुस्तान में तलवार जैसे हथियार रखने के लिए? कोई लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है? देखिए, जो आप ये कह रहे हैं इसके लिए एक लाइसेंस प्रक्रिया है, जो लाइसेंस इनको दिया जाता है, इनको आई कार्ड दिया जाता है। तो जब ये यहाँ पर आ रहे हैं धार्मिक यात्रा के लिए, तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि जगह जगह पे इनके चेक किया जाए कि ये वाकई में जो है निहंग है कि नहीं है, कोई अपराधी तो नहीं है। इसमें चेक करना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है इसको। उनका जब वो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं, जैसे आप 4 धाम का रजिस्ट्रेशन अब चेक कर रहे हैं, वैसे ही इनको भी आई कार्ड जो इशू होता है उसको चेक करना। आप कहना चाह रही हैं कि जो निहंग सिखों को उनके प्रमाणित दलों द्वारा जो पहचान पत्र दिया जाता है, वो पहचान पत्र ही उन्हें हथियार रखने की इजाज़त देता है? जी। आपका कहने का तात्पर्य कुछ इस तरीके का है? जी। ठीक। अच्छा, ऐसे ही अब हम अगर हरियाणा वाले प्रकरण पर बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या आप किस प्रकार रोक सकते हैं? गंगा नदी के किनारे शराब पीने से या कपड़े उतार के घूमने से किस प्रकार लोगों को रोका जा सकता है कानूनन दृष्टिकोण से? सिर्फ कानूनन दृष्टिकोण से आप तो जो है गंगा किनारे, क्योंकि गंगा एक धार्मिक नदी है हमारी, तो उससे लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है, तो उसमें तो आप ना शराब पी सकते हैं, वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, तो आप ना उसमें शराब पी सकते हैं, और ना ही आप वहाँ पर जो है इस तरह से जो आप अधनंगे होकर घूम रहे हैं वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हमने कई वीडियो में देखा कि वो लड़कों के साथ लड़कियाँ भी आ रही हैं और वो अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, तो उसमें तो कानूनन रोक लगी हुई है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आए दिन, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं जब से अंकिता भंडारी वाला प्रकरण हुआ है तब से लोगों में आक्रोश है
क्योंकि ये शराब पीने के बाद लड़कियों से भी बदतमीजी करते हैं और कहीं ना कहीं जो है माहौल बिगाड़ते हैं, तो वो चीज़ें दोबारा ना हो, तो इसीलिए लोग कानून को भी हाथ में कई बार देख रहे हैं। हम स्थानीय लोग जाकर उनको रोक रहे हैं, तो वहाँ पे पुलिस को अपनी सतर्कता बढ़ानी चाहिए ऐसी जगहों पे कि जहाँ पर ये हरियाणा के जो लोग हैं या बाहर से आके जो इसको पिकनिक स्पॉट समझ के जो शराब पी रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए वहाँ पर टीम गठित कर ही रहनी चाहिए और 24 घंटे रहनी चाहिए, क्योंकि वो कब आ जाए कब नहीं आए ये कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, हम लगातार देख रहे हैं कि धार्मिक रूप से इधर पिछले 1 दशक में, पिछले 1-1.5 दशक से धार्मिक रूप से भारत का व्यक्ति ज़्यादा सजग हुआ है, एकजुट हुआ है धर्म को लेकर। लेकिन इधर पिछले 1 दशक में उत्तराखंड जैसे धर्म तीर्थों में, धर्म क्षेत्रों में इस प्रकार की आपराधिक वारदातें, धर्म को नकारने वाली वारदातें भी बढ़ी हैं। तो इसके ये जो विरोधाभास की स्थिति दिखती है, इसे आप किस प्रकार देख सकते हैं? सर, आपने तो खुद ही विरोधाभास बोल दिया। हाँ। अगर विरोधाभास है तो धर्म के नाम पर एक कहाँ है व्यक्ति? हाँ। धर्म के नाम पर एक है ही नहीं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो बाहर से, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे यहाँ सिर्फ धर्म की वो नहीं है कि अगर आपको दूसरे धर्म से भी नहीं लड़ना है, हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था के साथ साथ वर्ग व्यवस्था भी है, अमीर गरीब भी है। फिर वर्ण व्यवस्था में आता है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम ये भी देख रहे हैं, तो हम सेलेक्टिव हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि हम अपराध को देखते हुए अब हम सेलेक्टिव हैं। अगर हम पहाड़ के हैं तो हम देख रहे हैं कि सामने वाला प्लेन का है या पहाड़ का है। अगर हम हिंदू हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि धर्म के नज़रिए से कि ये हिंदू है या नॉन हिंदू है। तो जो है विरोधाभास तो इसीलिए क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीज़ें हैं, और जब आप इनको एक मिक्स कर देंगे तो ये विरोधाभास होगा। अब सर एक चीज़ और है, जो आप कानून की व्यवस्था की बात करें, जब यूसीसी लागू हुआ तो यूसीसी लागू होते हुए सबने कहा कि यूसीसी जब लागू होगा तो सब समान होंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं केतन लाल वाले मामले में कि जाति व्यवस्था तो आज भी है। अगर समान नागरिक संहिता है और सब समान है तो वहाँ पर जो है जातिगत आधार पर हत्या क्यों हुई? हम आज भी देख रहे हैं कि दलितों को जो है, अगर आम घर में भी अगर हम बात करी जाए, अगर हम अपने गांव में ही जाकर देखें तो जो दलित है उसको आप बाहर बिठाते हैं, आप नहीं बिठाएंगे उसको अपने साथ में, आप उससे और काम करवा लेंगे, खेतों में हल भी लगवा लेंगे। और जो व्यक्ति यहाँ पर भी जाति की बात करता है कि हम तो जाति मानते ही नहीं है, लेकिन आप जब उसके मूल में जाएंगे और उसको देखेंगे जब वो अपने मूल स्थान में है तो वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को मान ही रहा है। तो यूसीसी अगर लागू हुई है तो यूसीसी से क्या फ़ायदा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है। जाति व्यवस्था आज भी है। नहीं, बिल्कुल जाति व्यवस्था ऐसा कभी कभी लगता है अपनी जगह कायम है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य बात करते हैं तो जातिगत आधार पर कई धार्मिक कार्यक्रमों में सवर्ण और निचली जातियों को एक साथ भी रखा गया। सर आपका कहना सही है। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, हम बुलाते हैं जो दलित जाति के व्यक्ति हैं, हम उनको बुलाते हैं। और मैंने यहाँ पे भी देखा प्लेन में भी शादियाँ होती हैं, तो जो एक दलित जाति का व्यक्ति है क्या हम उसके साथ समानता का व्यवहार करते हैं? आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, अगर वो ढोल बजा रहा होगा उसके लिए अलग से दरी बिछी होती है, वो एक साइड बैठकर ढोल बजा रहा है और उसको खाना है चाहे पानी है दूर से लाकर देकर जा रहे हैं। तो मतलब वो कहने को हमारे साथ है, जबकि अगर सही लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में जागर लगने से लेके कोई भी पूजा का कार्यक्रम बगैर ढोली और बगैर ओजी के पूरा नहीं होता। वो तो ठीक है सर, ढोली और ओजी के, लेकिन उनका उतना ही महत्व है किसी भी पारंपरिक पूजा में जितना महत्व एक पुरोहित का है। सर सिर्फ वहीं तक ही, उनका सिर्फ वहां तक है कि वो आह्वान करेगा, लेकिन एक शब्द उनके लिए यूज होता है, हमारे दास। संविधान जब समानता की बात करता है तो आप कैसे किसी को दास और किसी के मालिक बन सकते हैं? दूसरी चीज़, ठीक है वो ढोल बजा रहा है वहाँ पर तक है, लेकिन आप क्या उसको मंदिर के अंदर घुसने देंगे? नहीं घुसने दिया जाता है। वो अगर वो ढोल बजा रहा है, जो ढोली है वो मंदिर के बाहर ही बैठकर ढोल बजाएगा दहलीज पे, वो अंदर नहीं जा सकता है। उससे अगर आपने वो करना है, आप उससे बकरा तो कटवा लेंगे पूजा में, लेकिन जो है वो बकरा खा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद
वो अंदर नहीं जाएगा, वो मंदिर के अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ बाहर तक। जो मेहनत वाले काम है वो वही कर रहा है। समानता की तो बात कहीं हो ही नहीं रही है। नहीं, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि तमाम राजनीतिक कारणों से इन विद्वेषों को भड़काया जा रहा हो? सर, राजनीतिक कारण तो है ही विद्वेष फैलाने के, क्योंकि अगर विद्वेष नहीं फैलेगा तो लोग जो है, अगर सरकारें इन चीज़ों को नहीं बात करेंगी, धर्म पर बात नहीं करेंगी, जाति पर नहीं बांटेंगे, क्षेत्र पर में अगर विवाद नहीं होंगे, तो जब ये सब चीज़ें नहीं होगी तो लोग पूछेंगे कि हमारे पास रोजगार क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पलायन क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे पैदा किए जाते हैं। मैं आपको ये लगता है कि व्यक्ति विशेष या जनता जो है अपने जीवन से जुड़े आम सवालों को न उठाए, इसलिए इस प्रकार समाज को विभक्त करने का प्रयास सुचारू रूप से चल रहा है? बिल्कुल सर, क्योंकि धर्म, मेरे राय में धर्म जो है बिल्कुल हमारा निजी मसला है, वो व्यक्तिगत मामला है कि मैं किस धर्म को मानूंगी, मैं अपने इष्ट को कैसे पूजूंगी, ये मेरी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं जिस धर्म को मैं मानती हूँ सामने वाला भी उसी पे हम थोपने लग जाएं। हमारे यहाँ हिंदू में कहीं पे नहीं कहा गया है कि क्या बोलते हैं, धर्म के नाम पर आप जो है मार काट करो। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का में ही कहा गया है। तो लेकिन उसके बाद हम एक तरफ से वो कर रहे हैं कि हम कभी क्षेत्रवाद कर रहे हैं, कभी हम जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की बात कर रहे हैं, कभी जातिगत भेदभाव देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए है क्योंकि सरकार हमें रोज़गार नहीं देना चाहती है। हमारे कितने पहाड़ों में कितने ही स्कूल बंद हो गए हैं, सरकारी स्कूल जिसमें एक आम आदमी पढ़ सकता था। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों मुद्दों पे बात ना हो, इसीलिए जो है जनता को गुमराह करके इन सब चीज़ों में भटकाया जा रहा है। अभी आपने देखा हाल ही में जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो जो कॉकरोच जनता पार्टी उभरी है, वो उसमें कई लोगों का ये भी कहना था कि भाई हम इन बातों में नहीं आएंगे क्योंकि भविष्य बच्चों का खतरे में है। कि जो हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, अक्सर आपने फेसबुक पे भी देखा होगा कि कई बारी इस चीज़ों में, लेकिन ये है कि मैं कुछ दिनों पहले भी मैंने देखा और मुझे अच्छा भी लगा कि लोग जो है इन मुद्दों पे आ रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि हाँ नहीं, हमें इस मुद्दे पे बात नहीं करनी है, हमें बेरोजगारी पे बात करनी, क्योंकि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा रियल कल्चर है कि आज अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो उसको छुटाने की जगह या उसका कानूनन पहलू निकालने की जगह 50 लोग मोबाइल लेके खड़े हैं, तो वो इस प्रकार के घटनाक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक जिम्मेदार माना जाए? सर, ये भी काफ़ी हद तक हम ये देख रहे हैं कि लोग संवेदनहीन हो गए हैं। पहले क्या होता था कि अगर कहीं पे कोई बेहोश हो गया, किसी को कोई बात हो गई तो 4 लोग मिलकर उसको संभालते थे। कहीं झगड़ा हो गया तो लोग बीच में आते थे और उसको रोकते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे हर किसी को जो है, अब हमें एक युवाओं को ये दिखा दिया गया है कि आपके फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे तो आप फेमस भी होंगे, आपको जो है सोशल मीडिया से इनकम भी होगी। तो रीज़न यही है कि आजकल, और ऊपर से कैमरा है, डाटा फ्री किया हुआ है, तो जिसको भी मिल रहा है सीधे वो रील बना रहा है, पोस्ट कर रहा है। उसको उस बारे में, वो घटना के पीछे का कारण नहीं पता उसको, और पता भी है तो वो नहीं बताता है क्योंकि वो जितना सनसनीखेज और जितना ही हटके उसका कंटेंट होगा उसको उतना ही फॉलोवर्स मिलेंगे, उसको व्यूवर्स मिलेंगे और उसकी आमदनी होगी। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को मीडिया के नज़रिए से किस प्रकार रोका जा सकता है? सर, मीडिया की क्या है इसका कानूनी कोई पहलू है कि जिससे इसे रोका जा सके? सर देखिए, एक चीज़ है कि इस समय लोगों को समझना ये पड़ेगा कि लोग बोलते हैं कि संवैधानिक अधिकार है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल असंवेदनशील बन जाएं, आप जो है रील बनाएं, आप भड़काएं, इसका वो नहीं है। और इसके लिए जो है कि अगर आप कोई भी कानून में ये है कि आप अगर इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ पोस्ट या संवेदनशील मामलों में आप इस तरह से लापरवाही से वीडियो बनाते हैं तो उन पे कार्रवाई करने के प्रावधान हैं। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना सर इस समय कि जो रील बना रहे हैं तो वो सेलेक्टिव लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। अभी आपने पिछले टाइम पे देखा होगा, यूकेडी के आशुतोष नेगी भैया हैं, उनको बोला गया कि ये क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, तो क्षेत्रवाद के नाम पर उनको अरेस्ट भी किया गया, उन पे मुकदमे भी हुए। लेकिन आप ये देखिए कि अभी
एक सहसपुर में जो घटना हुई उसमें क्या बोलते हैं आपका जो है पानी को लेकर विवाद हुआ था, मारपीट जो भी हुई थी वो आपसी था, लेकिन वहाँ पे बजरंग दल आ जाता है, बजरंग दल वाले वीडियो भी बना रहे हैं और पूरी वायरल हो रही है, लेकिन मुकदमा तभी भी नामजद मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे। तो जो सेलेक्टिव लोगों पे ही कार्रवाई है, जब तक ये होती रहेगी माहौल बिगड़ता रहेगा। अगर अपराध को अपराध की तरह नहीं देखेंगे तो इस तरह से वो होता रहेगा। कानूनी तरीके से वो ऐसे कौन से 3 तरीके या 3 कानून हो सकते हैं जिन्हें हम अगर लागू करें तो ये तमाम समस्याएं हमारी समाप्त हो जाएं? हाँ सर, मेरे हिसाब से एक तो सख्त भू कानून होना चाहिए। जब अगर सख्त भू कानून होगा तो उसके बाद कई हद तक जो है ये समस्याएं ख़त्म होंगी। दूसरी चीज़ कि पुलिस को पुलिसिंग करने दी जाए, उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर चाहे कुछ भी हो, पुलिस को के काम में हस्तक्षेप कोई सरकार ना करे, उसे पुलिसिंग करने दी जाए। और तीसरा चीज़ सर ये है कि जो है स्थानीय स्तर पर कुछ कमेटियां ऐसी बनानी चाहिए जो जिम्मेदार लोगों की हो और उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है तो वो पुलिस को सूचित करे। इसके अलावा उनको ये भी जिम्मेदारी देनी चाहिए कि जो कानून के अधिकार हैं, जो उनको संविधान ने मूलभूत अधिकार दे रखे हैं, मूलभूत कर्तव्य हैं, और अगर उनके साथ किसी व्यक्ति के साथ कोई जो है क्राइम हो जाता है या वो पीड़ित है तो अपने लिए न्याय की बात कैसे और कहाँ पर कर सकता है, इस तरह की कमेटियाँ अगर बन जाए तो जो है काफ़ी हद तक जो क्राइम है इस पर रोक लगाई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराधा जी। ये सवाल आगे बढ़ेंगे तो फिर हम आपसे बातचीत करेंगे कानून पर।